हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ मच अवेटेड स्क्रीम 5 यानी कि स्क्रीम को। ये 2022 में ही रिलीज हुई है और ये स्क्रीम 4 के बाद बेस्ड है। इसके डायरेक्टर हैं मैट बैटिनेली ऑल्पिन और टाइलर गिलेट, जिन्हें आप जानते होंगे रेडी और नॉट से। इसके राइटर हैं जेम्स वैंडरबिल्ट और गाय ब्यूसेक। ये पूरी रेडी और नॉट वाली टीम है। इस फ्रेंचाइज के क्रिएटर है वेस क्रेवन और ये पहली स्क्रीम मूवी है जिसे वेस क्रेवन ने डायरेक्ट नहीं किया, क्योंकि 2015 में उनकी डेथ हो गई थी। साथ ही केविन विलियमसन भी इसके राइटर नहीं है। फिर भी ये मूवी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, जिसके लिए इस फ्रेंचाइज को जाना जाता है। मैंने डिटेल में इस पूरी फ्रेंचाइज को एक्सप्लेन किया है। आप पहले जाकर उन 4 वीडियोस को चेक कर लो, क्योंकि उन्हें देखे बिना आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं फिर भी आपको दोबारा देखनी पड़ेंगी, क्योंकि एक रिकैप जरूरी है, तभी आप इस मूवी की इंटेलिजेंस को एंजॉय कर पाओगे। मैं हर एक रेफरेंस और डिटेल आपके सामने रखने वाला हूँ और वीडियो के एंड में मैं आपको ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी बेस्ड है ओरिजिनल के 25 साल बाद और ये स्टार्ट होती है सेम उसी स्टाइल में। हम देखते हैं टेरा कारपेंटर को, जो कि वुड्सबोरो में ही रहती है। और टेरा कारपेंटर नाम रेफरेंस है हैलोवीन के डायरेक्टर जॉन कारपेंटर का। वो घर पर अकेली है और फिलहाल वो चैट कर रही है अपनी बेस्ट फ्रेंड एम्बर से। हम देखते हैं कि उसे अस्थमा की प्रॉब्लम है और उसका लैंडलाइन फोन बार बार बज रहा है। फाइनली वो उसे उठा लेती है और कॉल करने वाला था कोई चार्ली नाम का आदमी, जो कि पूछ रहा था उसकी मॉम क्रिस्टीना के बारे में। इसकी मॉम और ये दोनों ही हॉरर फैन है और ये बात चार्ली भी जानता है। वो टेरा से पूछता है व्हाट्स योर फेवरेट स्कैरी मूवी, जो कि आप जानती हो कि गोस्टफेस का फेमस डायलॉग है। टेरा कहती है द बैबाडूक, जो कि एलिवेटेड हॉरर है। मैंने आपको बताया था कि ये वो मूवीज होती हैं जो मार काट या जंप स्केयर पर रिलाई नहीं करती, बल्कि आपको इमोशनली अपसेट करती हैं। वो पूछता है कि क्या तुमने स्टैब देखी है। स्टैब स्क्रीम फ्रेंचाइज के अंदर एक मूवी फ्रेंचाइज है जो कि स्क्रीम मूवीज पर ही बेस्ड होती है, यानी कि उसमें भी गोस्टफेस है। अभी पूरा सीक्वेंस होमेज है ओरिजिनल मूवी को, जिसके इंट्रो में केसी सेम यही सब कर रही थी और स्टैब भी उसी पर बेस्ड है, तो स्टैब में भी सेम यही था। मजे की बात यह है कि चार्ली उससे पूछता है क्या तुम्हें स्टैब का इंट्रो याद है। वो कहती है कि हाँ। वो किल सीन से स्टार्ट होती है, जिसमें घर पर अकेली लड़की के पास किलर का फोन आता है और वो उससे बात करने लग जाती है। अब जाकर से समझ आए कि एग्जैक्टली यही तो हो रहा है। ये किल सीन ही चल रहा है जिसमें यही किल होने वाली है। यह एहसास होते ही जल्दी से फोन काट कर वो पूरे घर को लॉक कर देती है। फोन अब भी बज रहा था और वो एम्बर से लगातार चैट कर रही थी, लेकिन असल में वो एम्बर नहीं है। वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर रही थी, तभी किलर कहता है कि फोन उठाओ नहीं तो एम्बर मारी जाएगी। फोन उठाने पर किलर उसे बताता है कि उसने एम्बर का फोन क्लोन किया है। इसके बाद वो अपनी एक और फेमस लाइन बोलता है, आई वॉन्ट टू प्ले अ गेम। इस बार हॉरर मूवीज के नहीं बल्कि सिर्फ स्टैब के सवाल होंगे। 3 सवालों में से अगर एक का भी जवाब इसने गलत दिया तो एम्बर गई समझो। इसके साथ आप भी रेडी हो जाओ, क्योंकि इसके लिए स्टैब है और आपके लिए स्क्रीम। परेशान होकर वो कहती है कि मैं स्टैब के बारे में नहीं जानती, मुझसे इट फॉलोज, हेरेडिटरी, द विच के बारे में कुछ भी पूछ लो। ये भी एलिवेटेड हॉरर मूवीज हैं और हम समझ गए हैं कि टेरा एक मॉडर्न हॉरर फैन है, जबकि किलर है ओल्ड स्कूल। हालांकि स्टैब के बारे में इसे पता होना चाहिए, क्योंकि इसके टाउन में जो कुछ हुआ था उसी पर स्टैब बेस्ड है। खैर, किलर उसे एक वार्म अप क्वेश्चन देता है, जो कि ये था कि स्टैब में मेन कैरेक्टर कौन था। ये तो बहुत ईजी है। टाइम स्टैम्प के साथ आप भी अपना आंसर कमेंट कर दो। टेरा कहती है सिडनी प्रेस्कॉट, जो कि एकदम सही जवाब है। अब आता है उसका पहला क्वेश्चन, जिस बुक पर स्टैब मूवीज बेस्ड हैं उसके राइटर कौन है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है गेल वेदर्स, जो कि टेरा भी जानती है। दूसरा सवाल यह है कि स्टैब के इंट्रो में जो लड़की मरती है उसका रोल किसने किया था। ये तो खैर मुश्किल है, इसलिए टेरा यूज करती है इंटरनेट। उसे पता चल जाता है कि स्टैब में केसी का रोल किया था हेदर ग्रैम ने। साथ ही हम यहाँ और भी रियल लाइफ एक्टर्स को देख पाते हैं जो कि स्टैब में थे, और इनमें सबसे स्पेशल है डेविड श्विमर, जिन्होंने रोल किया है डुई का, और फ्रेंड्स टीवी शो में वो गेल यानी कि कॉटनी कॉक्स के को स्टार थे, जबकि वैसे डुई गेल का हस्बैंड है। इतनी स्मार्ट राइटिंग को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। खैर, सही जवाब देकर टेरा आगे बढ़ गई। अब आता है आखिरी सवाल, स्टैब में किलर कौन था। ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। टेरा कहती है बिली लूमिस, और जवाब देकर वो काफी खुश थी, लेकिन ये जवाब आधा है, क्योंकि किलर था नहीं बल्कि किलर थे, बिली लूमिस और स्टू माकर। इसलिए आपको अपने टाउन के बारे में तो पता होना ही चाहिए। खैर, अब इसने गलत जवाब दिया है, इसलिए एम्बर मरेगी। एक नाइफ लेकर वो उसे बचाने जा रही थी, लेकिन यही तो उसे नहीं करना था। जैसे वो दरवाजा खोलती है, सामने उसे मिलता है घोस्टफेस, जो कि सीधा ही एक कट उसे मार देता है। जल्दी से डोर लॉक करके वो पुलिस को कॉल कर देती है, और उसे लग रहा था कि अब तो वो सेफ है, लेकिन उसका सिक्योरिटी सिस्टम अपने आप ही अनलॉक हो रहा था, क्योंकि इसका फोन भी क्लोन्ड है। टेक्नोलॉजी और स्क्रीम का बड़ा ही पुराना संबंध है। खैर, घोस्टफेस उसके घर में घुस चुका था। वो उसे दोबारा स्टैब करता है, और ये घोस्टफेस से स्टैब नहीं करता, उसका पैर भी तोड़ देता है। हर एक हॉरर लेजेंड अपने कोड को तोड़कर और ज्यादा ब्रूटल होता जा रहा है।
वो उसका खेल खत्म कर रहा था, तभी वो हाथ अड़ा लेती है तो चाकू घुस गया उसके हाथ में। पुलिस आ चुकी थी, फिर भी घोस्टफेस उसे कई बार स्टैब कर देता है और ये था इसका इंट्रो के मामले में इस फ्रेंचाइज की कोई टक्कर नहीं। अगले दिन ये खबर मिलती है टैरा की बड़ी बहन सैम को, जो कि दूसरे टाउन में रहती है, और हमें पता चलता है कि टैरा भी हॉस्पिटल में है, वो जिंदा बच गई। ये सुनते ही सैम वहाँ से चल देती है अपने बॉयफ्रेंड रिची के साथ। यहाँ पर हम ये भी देख पाए कि वो कुछ दवाइयाँ ले रही है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं वुड्सबोरो हाई के बाहर, जहाँ पर हम देखते हैं टैरा के ग्रुप को, जिसमें है एम्बर फ्रीमैन। राइटर जेम्स की वाइफ का नाम एम्बर है, इसलिए उन्होंने ये नाम रखा। वह सेक्स जिसने सैम को फोन किया क्योंकि टैरा को ये लाइक करता है, और ये बेटा है जूडी हिक्स का, जो कि पिछले पार्ट में डेप्यूटी थी लेकिन अब शेरिफ है, और इसका नाम होमेज है वन एंड ओनली वेस क्रेवन को। साथ में है चैड और उसकी बहन मिंडी मेक्स, और ये दोनों भांजा भांजी है हमारे फेवरेट रैंडी के। रैंडी की तरह मिंडी भी एक हॉरर गीक है और वो सारे रूल्स जानते हैं एक हॉरर मूवी के। वो उन्हें बता देती है कि किलर दोबारा जरूर आएगा टैरा को खत्म करने। उनके साथ है चैड की गर्लफ्रेंड लिव मैकेंजी, जो कि उन्हीं मैकेंजीज की बेटी है जिनका जिक्र हमने स्क्रीम के इंट्रो में सुना था। अब आप समझ गए हो कि इन सब नए कैरेक्टर्स का कनेक्शन लेगेसी कैरेक्टर्स के साथ है, और ये पूरा सीक्वेंस भी होमेज स्क्रीम को। उसके इंट्रो के बाद भी पूरा ग्रुप सेम ऐसे ही बैठकर बातें कर रहा था, और वो अंगूर भी खा रहे थे, जो कि यहाँ पर भी मौजूद हैं। वहीं पर हम देखते हैं विंस को, जो कि लिव को स्टॉक करता है। ये इसका एक्स बॉयफ्रेंड है, और ये भांजा स्टू माकर का। यहाँ चैड नाम लेता है हॉब्स एंड शॉ का, जो कि वो अपने बाइसेप्स को कह रहा है क्योंकि वो दोनों गंजे थे इसलिए। और यहाँ हम देखते हैं कि उसके हाथों में थोड़ा दर्द भी हो रहा है। और मूवीज का पहला रूल तो आपको याद ही होगा, एवरीवन इज अ सस्पेक्ट। वो सब हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं सिवाय लिव के। इधर ये दोनों भी टाउन में आ रहे थे, तब रिची कहता है कि उसने स्टैब मूवीज नहीं देखी। सैम बताती है कि उसमें बिली और स्टू एक मास्क पहनकर लोगों को मारते हैं, तो वो कहता है कि हैलोवीन की तरह, क्योंकि मेन स्ट्रीम में हैलोवीन ने ही स्लैशर्स को पॉपुलर किया था, इसलिए इन सब का प्लॉट हैलोवीन से सिमिलर होता है, और ये फ्रेंचाइज तो हैलोवीन को लव लेटर देती रहती है। सैम कहती है हर डेकेड बाद कोई बेवकूफ घोस्टफेस मास्क पहनकर लोगों को मारने लग जाता है, और इसकी बात एकदम सही है, क्योंकि पिछली बार ये हुआ था एक डेकेड पहले स्क्रीम 4 में, जो कि 2011 में आई थी। उससे पहले स्क्रीम 3 में, जो आई थी 2000 में, और सबसे पहले 90s में स्क्रीम के साथ। यहाँ पर रिची फ्राइडे द 13 और जेसन का भी नाम लेता है, जो कि एक और मेन स्लैशर फ्रेंचाइज है। खैर वो टाउन में पहुंच जाते हैं और गुजरते हैं एम स्ट्रीट से, जो कि रेफरेंस है अ नाइटमेयर ऑन एम स्ट्रीट का, जो कि एक और मेन स्लैशर फ्रेंचाइज है, और उसके भी क्रिएटर थे वेस क्रेवन। हॉस्पिटल पहुंचकर वो पूरे ग्रुप से मिलते हैं, और टैरा सैम को देखकर काफी खुश थी। इनकी मॉम अब भी लंदन में है। आपको बता दूं कि जब टैरा 8 साल की थी और सैम 13 की थी, तब इनका डैड इनकी मॉम को छोड़कर चला गया था, और जब सैम 18 साल की हुई तो वो भी घर छोड़कर चली गई थी। अब जाकर ये दोनों मिले हैं। उन्हें अकेला छोड़कर सारे फ्रेंड्स चले गए थे बार में, जहाँ पर लिव भी थी, और उसके पीछे आ गया था विंस। यहाँ चैड उसे अगली माइकल मायर्स कहता है, क्योंकि आप जानते हो कि माइकल नंबर 1 स्टॉकर है। चैड उससे भिड़ गया था और उसने भी चाकू निकाल लिया, तो ओनर उसे बाहर भगा देती है। अब आपको लग रहा होगा कि यही घोस्टफेस है, लेकिन बाहर जाते ही घोस्टफेस ने उसे भी मार दिया। उधर सैम और रिची टैरा के पास हैं, और रिची नेटफ्लिक्स पर स्टैब देख रहा है ताकि वो किलर को समझकर उससे बच पाए। सैम अकेले में अपनी दवाई ले रही थी, और हमें पता चलता है कि वो दिमागी बीमारी की दवाई है, क्योंकि सैम को दिखाई देता है बिली लूमिस बिल्कुल उसी हालत में जिसमें वो मरा था, और दिखाई इसलिए देता है क्योंकि बिली लूमिस इसका डैड है। अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि सैम एक घोस्टफेस है, क्योंकि पुराना घोस्टफेस इसे दिखाई देता है। लेकिन तभी उसके पास आती है कॉल, जो कि थी घोस्टफेस की, और वो भी इसका फैमिली सीक्रेट जानता है। सैम गुस्से में कहती है कि मुझसे पंगा लेना है तो आओ, मैं यहीं पर खड़ी हूँ, और उसके कहने की ही देर थी कि तभी घोस्टफेस उस पर अटैक कर देता है। किसी तरह बचकर वो बाहर जाकर पुलिस को सब कुछ बता देती है, लेकिन पुलिस को अंदर कोई भी नहीं मिलता। कहीं ये भी इसका वहम तो नहीं। जूडी वहां पर पहुंचती है उसका बयान लेने, और उसके पास जिस नंबर से कॉल आई थी वो था एम्बर का, लेकिन वो तो क्लोन्ड है। फिर भी रिची एम्बर को कहता है कि कहीं तुम तो किलर नहीं। स्टैब देखकर ये काफी कुछ सीख गया। जूडी सैम को सलाह देती है कि सुबह होते ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से निकल जाना। टैरा को डेप्यूटी विंसन संभाल लेगा, जो कि ड्यूटी पर भी आराम से फोन चला रहा है। अब टाइम आ गया था, इसलिए सैम टैरा को सब कुछ बता देती है। जब सैम 13 साल की थी, तभी से इनकी मॉम की डायरी मिली थी, जिससे सैम को पता चला था कि इनकी मॉम हाई स्कूल में प्रेग्नेंट हो गई थी जब वो इनके डैड को डेट कर रही थी। लेकिन जो बच्चा उसके पेट में था वो डैड का नहीं बल्कि दूसरे लवर का था, यानी कि बिली लूमिस का, और वो बच्चा थी सैम। इसका असली डैड बिली लूमिस है। सच पता होने के बावजूद भी इनकी मॉम ने इनके डैड का पागल बनाया ये कहकर कि ये बच्चा तुम्हारा है। तभी उसने इनकी मॉम से शादी कर ली, और फिर हुई टैरा। सच जानकर सैम काफी निराश हुई थी, इसलिए वो डायरी लेकर अपनी मॉम के पास गई, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि डैड भी पीछे थे। डैड ने भी वो डायरी पढ़ ली, और उसी दिन वो इन सब को छोड़कर चले गए थे। इसके लिए इसकी मॉम ने इसे कभी माफ नहीं किया, और एक प्रॉमिस भी लिया कि तुम टैरा को कुछ भी नहीं बताओगी। यही रीजन है कि ये नशे में पड़ गई थी, और 18 साल की होते ही घर छोड़कर चली गई थी। अब सच जानकर टैरा के होश उड़ गए थे, क्योंकि एक तो सैम की वजह से इसका फादर से छोड़कर गया, इसका पूरा बचपन बिखर गया, और दूसरा वो बिली लूमिस की बेटी है जिसने कितने ही बेकसूर लोगों को मारा था। एकदम इतना कुछ हजम कर पाना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो सैम को वहां से भगा देती है। ये सब बातें रिची ने भी सुन ली थी, लेकिन उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसका डैड सीरियल किलर ही क्यों ना हो।
सैम उसे कहती है कि हॉरर मूवीज का वो सीन तो तुम्हें पता ही होगा जब हम कैरेक्टर्स को चिल्लाकर कहते हैं कि ऐसा मत कर, यहाँ से निकल जा। यही वो सीन है और कैरेक्टर हो तुम, स्मार्ट बनो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो भी प्यार में पड़ा एक डम कैरेक्टर है, इसलिए वो भी नहीं जाएगा। अब बहन बात कर नहीं रही, पुलिस काम कर नहीं रही, इसलिए इन्हें जरूरत है किसी एक्सपर्ट की जो कि पहले ये सब झेल चुका हो। और वो है डुई, जो कि एक ट्रेलर में सैड लाइफ जी रहा है क्योंकि इसका डिवोर्स हो चुका है गेल के साथ। अब गेल रहती है न्यूयॉर्क सिटी में। वो एक बड़े टीवी शो की होस्ट है और इनका डिवोर्स भी इसलिए हुआ क्योंकि डुई इसी टाउन में रहना चाहता था, जबकि गेल ऐसे नहीं रह सकती। थर्ड पार्ट में भी इनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था और रियल लाइफ में भी इनका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन ये अच्छे दोस्त हैं। अब यहाँ पर हम टैटम की ऐश भी देख सकते हैं, जो कि डुई की बहन और सिडनी की बेस्ट फ्रेंड थी। उसने किलर को घोस्टफेस नाम दिया था और फर्स्ट पार्ट में वो मर गई थी, लेकिन उसके बाद इस फ्रेंचाइज में उसका कोई जिक्र नहीं हुआ, जिससे फैंस काफी निराश थे। ये सीन स्पेशल फैंस के लिए है और बस यही नहीं, यहाँ टीवी पर गेल बात कर रही है अपने बैंक्स के बारे में, जो कि हम कैसे भूल सकते हैं। थर्ड पार्ट में इनके बालों का ये हाल था और ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। 2010 में तो ये बहुत तगड़ा मीम बना था और ये खुद इस बात को एड्रेस कर रही है। खैर वो दोनों डुई के पास पहुंच जाते हैं किलर के बारे में जानने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो दो रिपोर्टर पहुंचे थे लॉरी के पास हैलोवीन में। अब डुई इनसे बात नहीं कर रहा था, तब सैम बताती है कि मैं बिली लूमिस की बेटी हूं और बस इतना काफी है दरवाजा खुलवाने के लिए। अब क्योंकि किलर स्टैब मूवीज का दीवाना है और डुई का एक्सपीरियंस है, इसलिए वो उन्हें 3 रूल्स बताता है जो काफी जरूरी हैं स्टैब मूवीज को सर्वाइव करने के लिए। पहला, लव इंटरेस्ट पर कभी भरोसा मत करो, जो कि इस केस में है रिची। पहले वो बड़ा स्वीट बिहेव करेंगे, लेकिन क्लाइमैक्स में वही तुम्हें मारने आएंगे। अब रिची कहता है कि जब टेरा पर अटैक हुआ था तब मैं सैम के साथ टाउन से बाहर था। तब डुई कहता है कि जब सैम पर अटैक हुआ होगा तब तुम वहीं बगल वाले रूम में होगे, जो कि ये था भी। सेकंड रूल, किलर का मोटिव हमेशा जुड़ा होता है पास से, जो कि ये सब जुड़े हैं, ये सब बिना किसी कैरेक्टर से कनेक्टेड हैं। आखिरी रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले विक्टिम का एक ग्रुप होता है और किलर उन्हीं में से एक होता है। पहली विक्टिम है टेरा और उसका ग्रुप आपने देख लिया। डुई कहता है कि अगर तुम्हें किलर का मोटिव पता चल गया तो तुम पता लगा लोगे कि अगला शिकार कौन होगा। इसकी सारी बात जेन्युइन है, इसलिए सैम कहते हैं कि हमारी हेल्प करो, लेकिन डुई अभी सबसे दूर है। ये ऑलरेडी 9 बार स्टैब हो चुका है, लेकिन यहाँ अप्लाई होता है सेकंड रूल, सब कुछ पास से जुड़ा है, यानी कि खतरा इसके ऊपर भी आएगा। फिर भी वो उन दोनों को भगा देता है। इसके बाद वो सीधा फोन करता है फ्रेंचाइज की स्टार सिडनी के पास, जो कि अपने बच्चे को घुमा रही थी। डुई उससे पूछता है कि मार्क कैसा है। वो बात कर रहा है डिटेक्टिव मार्क किनकेड की, जिसे हमने पार्ट 3 में देखा था, यानी कि सिडनी ने उसी से शादी कर ली। डुई से बात करके सिडनी काफी खुश थी। तभी वो उसे बताता है कि वो सब फिर से हो रहा है और ये सुनकर उसकी सारी खुशी गायब हो गई थी। वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास गन है। वो कहते हैं कि मैं सिडनी प्रेस्कॉट हूँ, ऑफ कोर्स मेरे पास गन है। डुई उससे प्रॉमिस लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम वापस यहाँ नहीं आओगी। सिडनी कहती है कि चाहे किलर किसी के भी पीछे हो, मैं खुश हूँ कि तुम वहाँ पर मौजूद हो उन्हें बचाने के लिए। ये उसने इसलिए कहा क्योंकि वो नहीं जानती कि डुई अब शेरिफ नहीं रहा। इसके बाद उसे फोन करना था गेल को, लेकिन कॉल के बजाय वो सिर्फ मैसेज कर देता है। सिडनी की बात पर गौर करके उसने फिर से अपनी गन निकाल ली। शेरिफ हो या ना हो, हेल्प तो वो कर सकता है। उनके पीछे वो भी पहुंच जाता है मिंडी और चैड के घर, जहां पर हम देख पाते हैं उनकी मॉम और रैंडी की बहन मार्था को। इसे भी हमने देखा था थर्ड पार्ट में। रैंडी की याद में वहां पर एक होम थिएटर बनाया हुआ था ढेर सारी मूवीज के साथ, जिसमें स्टैब भी शामिल है। पूरा ग्रुप वहीं पर मौजूद था। सैम उन्हें सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर वो सब भी हैरान थे। वो सब फिगर आउट कर रहे थे कि आखिर किलर है कौन। तब उनके काम आती है मिंडी। वो बताती है कि किलर एक रिक्वल बना रहा है, यानी कि डायरेक्ट सीक्वल, क्योंकि अभी जो स्टैब 8 आई थी उसे फैंस ने काफी ज्यादा हेट किया, क्योंकि उसमें सब कुछ बदल दिया गया था, यहाँ तक कि उसमें टाइम ट्रैवल भी था। साथ में सोशल कमेंट्री भी डाली गई उसे एलिवेटेड बनाने के लिए। घोस्टफेस भी पूरी तरह चेंज था, इसलिए मूवी को काफी हिट मिली। आई मीन इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है हाल ही में आई टेक्सास चेनसो मैसेकर। लिटरली उसके साथ भी सेम यही हो रहा है। स्क्रीम के पास हर एक बात का जवाब है। अब इनके मुताबिक स्टैब 8 को डायरेक्ट किया है नाइस आउट के डायरेक्टर ने, यानी कि रायन जॉनसन ने। और रायन ने स्टार वार्स एपिसोड 8 द लास्ट जेडाई बनाई थी, जिसके साथ सेम यही हाल हुआ था। फैंस ने उसे काफी ज्यादा हेट किया था और वो भी 8वीं मूवी थी और ये भी स्टैब 8 है। हालांकि ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रायन ने कहा था कि वो कभी कोई हॉरर मूवी डायरेक्ट नहीं करेंगे। स्क्रीम यूनिवर्स में उन्होंने कर दी। यहाँ पर एम्बर कहते हैं कि एलिवेटेड हॉरर में क्या बुराई है, जॉर्डन पील सबसे बेस्ट है। बात ठीक है, लेकिन अपनी जगह। मिंडी कहते हैं कि स्टैब को इसलिए जाना नहीं जाता। और जैसा कि आपने देख लिया, किलर को एलिवेटेड हॉरर से अच्छी खासी नफरत है, क्योंकि उसकी फेवरेट स्टैब फ्रेंचाइज में से घुसा दिया गया। लेकिन क्या ये रीजन काफी है किलर बनने के लिए? फिर तो टेक्सास चेनसो फैंस को भी तैयारी कर लेनी चाहिए। मिंडी उन्हें समझाते हैं कि रिक्वल क्या होता है, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं देता हूँ 2018 वाली हैलोवीन का, जो कि मिंडी ने भी दिया है। साथ में उसने ये भी बताया कि रिक्वल्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि अब रीमेक्स काम नहीं करते। एग्जाम्पल उसने दिया चाइल्ड्स प्ले और ब्लैक क्रिसमस का। दोनों ही बेस्ट स्लैशर्स के रीमेक हैं और दोनों को ही पसंद नहीं किया गया। स्लैशर की बात हो रही है तो पीछे पोस्टर लगा है स्लैशर की शुरुआत साइको का और साथ में वर्टिगो और द ब्लॉब का। मिंडी कहते हैं कि रिक्वल हमेशा ओरिजिनल से जाकर कनेक्ट होती है और एक तरह से ये मूवी भी एक रिक्वल है, यानी कि यहाँ पर ये खुद अपनी बात भी कर रहे हैं, जो कि इस फ्रेंचाइज में बहुत पहले से होता आ रहा है।
सैम कहते हैं कि तो क्या मैं किसी फैन फिक्शन मूवी में फंसी हूँ। मिंडी कहते हैं कि सिर्फ फंसी नहीं बल्कि तुम इसकी स्टार हो, जो कि ऑफ कोर्स हम तो जानते हैं, लेकिन आप सोचो ये कितना स्मार्ट है कि मूवी का एक कैरेक्टर भी ये बात जानता है और वो ये भी जानता है कि रिक्वल के रूल्स के हिसाब से सैम ही किलर हो सकती है क्योंकि वो ओरिजिनल किलर से कनेक्टेड है। ये सुनकर सैम गुस्से में वहां से निकल जाती है और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल तोड़ दिया जो कि डोंट स्प्लिट अप। उसे बिली दिखाई दे रहा है जो कि उसे भड़का रहा है मिंडी को मारने के लिए क्योंकि मिंडी ने इसके ऊपर उंगली उठाई। उधर वैस अपने घर पहुंचता है और जूडी चली जाती है बाहर खाना लेने। इतने में वो शावर ले रहा था और ये सीन रेफरेंस है साइको का। इधर जूडी के पास कॉल करता है घोस्टफेस जो कि वैस को मारने की धमकी दे रहा था। ये सुनकर वो जल्दी से कार मोड़कर घर की तरफ निकल जाती है। साथ ही वो वैस को कॉल कर रही थी लेकिन वो तो ना रहा है। जूडी किलर से कहते हैं कि मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मेरे बेटे के पास हो। तब घोस्टफेस कहता है कि कभी साइको मूवी देखी है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। खैर टाइम रहते वो घर पहुंच जाती है लेकिन ये एक ट्रैप था। इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचती घोस्टफेस अटैक करके उसे दिन दहाड़े उसी के घर के बाहर जान से मार देता है। अब बारी है वैस की। यहाँ फ्रिज पर जूडी ने एक नोट छोड़ा है जो कि उसके लेमन स्क्वायर्स के बारे में, जो कि 4th पार्ट में काफी फेमस थे और गेल भी उनसे परेशान थी। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे स्क्रीम ने इसकी रेसिपी भी शेयर की थी। खैर वो देखता है कि उनका दरवाजा खुला हुआ था और वो इसलिए क्योंकि घोस्टफेस अंदर आ चुका है। वो ब्रूटली वैस को भी खत्म कर देता है। कुछ देर बाद सैम वहां पर पहुंचती है और वहां उसकी मुलाकात होती है गेल से। इसे देखकर आपको 1st पार्ट वाली गेल की याद आ गई होगी। गेल यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मर्डर हुआ है जूडी का, जिससे गेल की जरा भी नहीं बनती थी। तो कई सारे कैरेक्टर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए यही टाइम है आपके गैस करने का कि असली घोस्टफेस कौन है। जिस पे भी आपको शक है उसका नाम जल्दी से कमेंट कर दो। वहाँ गेल डुई से भी मिलती है और वो जानता है कि गेल यहाँ उसके लिए नहीं बल्कि ये स्टोरी कवर करने आई है। गेल को भी अभी पता चला कि डुई अब शेरिफ नहीं है। इसे अब तक ये भी नहीं पता, जबकि डुई हर रोज इसका शो देखता है। दोबारा मिलना इमोशनल था। डुई उससे कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना। उधर रिची स्टैब के बारे में और रिसर्च कर रहा है और फिलहाल यूट्यूब पर वो देख रहा है जेम्स जिनीस यानी कि डैड मीट और उनकी वाइफ को, जो कि बात कर रहे हैं स्टैब 8 के बारे में, जिसका नाम है सिर्फ स्टैब बिना किसी नंबर के, जो कि खुद इस मूवी का भी है। यहाँ हम देख पाते हैं कि स्टैब 8 में घोस्टफेस का नया वेपन है फ्लेम थ्रोअर। अब वो हाफ स्लीव पहनता है और मास्क भी उसका मेटल का है। इतना चेंज किया है इसलिए फैंस भड़के हैं, लेकिन इस भाई ने साबित कर दिया कि ये काम भी लेजिट है। एक हॉरर यूट्यूबर इतनी मेजर फिल्म में फीचर कर रहा है, यानी कि मेरे लिए भी होप है, मेरा काम भी लेजिट है। इस बात का प्रूफ है ये वीडियो। खैर यहाँ रिकमेंडेड वीडियोस में आप देख सकते हो कि पार्ट 4 की किर्बी रेड का इंटरव्यू है, यानी कि वो भी जिंदा बच गई थी। साथ ही रायन जॉनसन का इंटरव्यू है, स्टैब 8 की किल्स, साथ ही स्टैब फैंस का प्रोटेस्ट और आखिर में क्या स्टू माचर जिंदा बच गया था। आप मानो या ना मानो ये सब फ्यूचर फिल्म्स के क्लूज हैं। रिची के पास सैम का फोन आता है और वो उसे सब कुछ बता रही थी। तभी वो देखती है डेप्यूटी को और अगर ये भी यहाँ पर है इसका मतलब कि टेरा अकेली है। वो जल्दी से निकल जाती है और उसके साथ जाता है डुई। इधर टेरा टीवी पर देख रही है डॉसन्स क्रीक का सीजन 1 एपिसोड 11 द स्केयर, जो कि होमेज है फ्राइडे द 13 को, और इसमें स्कॉट फॉली भी है जो कि घोस्टफेस द स्क्रीम 3 में। टेरा को कुछ आवाज आती है और वो व्हीलचेयर पर बैठकर निकल जाते हैं चेक करने। तभी लाइट भी चली गई। उसके पास सैम का फोन आता है लेकिन अब वो बाहर आ गई। बाहर निकलकर वो देखते हैं कि पुलिस वाला तो मरा पड़ा है और उसकी गन भी गायब है। साथ में हॉस्पिटल पूरी तरह सुनसान है। अचानक वहाँ कोई आता है जिसके सर पर वो फोन दे मारती है और वो था रिची। अब आप सोचोगे कि यही घोस्टफेस है, लेकिन तभी घोस्टफेस उस पर अटैक कर देता है। उसने रिची के हाथ पर कट मार के उसे विचित कर दिया। टेरा बचकर निकल रही थी लेकिन ये इम्पॉसिबल है। रिची के पास सैम का फोन आता है जिसे आंसर करता है घोस्टफेस अपना वॉइस चेंजर ऑन करके। वो सैम को चॉइस देता है कि टेरा और रिची के बीच में किसी एक को चुनो। उसका कहना है कि सैम इस फ्रेंचाइज के लिए वीक है, लेकिन असल में वो तो काफी स्मार्ट है क्योंकि फोन पर रोने धोने के बजाय इतनी देर में वो लिफ्ट से यहाँ पहुंच गई। डुई गोली चलाता है लेकिन घोस्टफेस भाग गया था। डुई रिची को संभाल रहा था कि तभी वो उस पर अटैक कर देता है और यहाँ होता है उनका फेस ऑफ, जिसमें डुई ने 3 गोली मारकर उसे चित कर दिया। और वो चारों जल्दी से वहां से निकल रहे थे, लेकिन तभी डुई को याद आता है सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जो कि हेडशॉट। अगर सर में गोली नहीं मारोगे तो किलर फिर से वापस आएगा। उन्हें भेजकर वो खुद वापस जाता है उसके सर में गोली मारने, लेकिन घोस्टफेस उल्टा उसे स्टैब कर देता है। दोनों साइड चाकू घुसाकर वो उसे नीचे से ऊपर की तरफ पूरी तरह चीर देता है और उसके पास फोन आ रहा था गेल का, लेकिन आखिरी बात करने का मौका भी उसे नहीं मिलता। यहाँ डुई मारा गया और इस बात को हजम कर पाना काफी मुश्किल है क्योंकि अब तक ये हर एक पार्ट में बच गया था, लेकिन इस बार नहीं। ये आखिरी बार है जब आप डुई को देख रहे हो। अगर आप इस फ्रेंचाइज के फैन हो तो ये कैरेक्टर्स आपके काफी क्लोज हैं और इनमें से किसी को भी मरते देखना काफी हार्ड है। ये सबसे बड़ा मोमेंट है इस फिल्म का और मे बी इस फ्रेंचाइज का भी। अब आप कहोगे कि घोस्टफेस कैसे बच गया 3 गोली लगने के बाद। वेल ये माइकल और जेसन तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। इसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई है और इस फ्रेंचाइज में दूसरी बार है जब घोस्टफेस ने ऐसा किया। पार्ट 3 में भी इसने पहनी थी। डुई की बॉडी को ले जाया जा रहा है और गेल की हालत काफी खराब है। एक और एग्जाम्पल है कि अच्छाई करने वाले को सैक्रिफाइस देना पड़ता है। अगर वो अपने काम से काम रखता तो बच जाता, लेकिन ये उसके अंदर था ही नहीं। ये न्यूज सुनकर सिडनी भी वहां पहुंच जाती है और आकर वो सीधा मिलती है गेल से। अफसोस ओरिजिनल ट्रायो अब कभी देखने को नहीं मिलेगा। अब इस हादसे के बाद इन दोनों बहनों का फिर से पैचअप हो गया।
सैम टेरा को बताती है कि उसका सबसे बड़ा डर यही है कि वो भी अपने डैड बिली जैसी बन जाएगी, लेकिन टेरा को उस पर यकीन है। वो पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। सैम कहते हैं कि वही जो ऐसी सिचुएशन में कोई भी नहीं करता, हम वुड्सबोरो से निकल जाएंगे। ये वो फ्रेंचाइज नहीं है जिसमें हम इन्हें बेवकूफ़ बोलेंगे या कोई सलाह देंगे, ये पहले से सेल्फ अवेयर हैं। वो तीनों वहां से निकल रहे थे तब सैम से अगर मिलती है सिडनी, और उससे मिलना सैम के लिए काफी ऑकवर्ड था। एक तो वो इस फ्रेंचाइज का मेन चेहरा है और ये नया चेहरा, प्लस इसका डैड सिडनी का बॉयफ्रेंड था तो इसके लिए माँ के बराबर हुई, लेकिन इसके डैड ने सिडनी के दोस्तों को मारा था और इसे भी मारने की कोशिश की थी, तो हाँ इसलिए काफी ऑकवर्ड है। अब सैम को वहां से भागना है, लेकिन सिडनी कहती है कि भागने से कुछ भी नहीं होगा, और आपको पता ही है कि वो एक्सपीरियंस से कह रही है। वो कहती है कि अगर तुम्हें पीछा छुड़ाना है तो हमारी मदद करो इस किलर को मारने में। सैम बड़ी ही रूडली बात कर रही थी, तो जो हम फैंस कहना चाहते हैं वो हमसे पहले कह दिया गेल ने। Watch your tone, new girl. काफी समझाने के बाद भी सैम वहां से निकल जाती है, लेकिन सिडनी ने एक ट्रैकर उसकी कार पर लगा दिया क्योंकि उसे पता है कि ये नई लड़की है इसलिए मानेगी नहीं, और ये टिपिकल गेल वाला स्टाइल है। ये दोनों टाउन से बाहर निकल रहे थे तभी टेरा देखती है कि वो अपना इनहेलर हॉस्पिटल में भूल गई। अब वापस तो ये नहीं जाने वाले, इसलिए ये रुकेंगे एम्बर के घर, जो कि रास्ते में ही आएगा, और उसके घर में इसका एक एक्स्ट्रा इनहेलर है। इधर एम्बर के घर पर वेस के नाम की पार्टी चल रही थी। चैड वेस के नाम पर टोस्ट करता है और यहाँ पर हम कई सारी आवाजें सुन पाते हैं, और ये सारी आवाजें हैं लेगेसी एक्टर्स की, जैसे कि स्टू यानी कि मैथ्यू लिलर्ड, रैंडी यानी कि जेमी कैनेडी, ड्रू बैरीमोर, प्रिंसिपल हिम्बरी, किर्बी, केविन विलियमसन, पैट्रिक लूसर, इवन वेस क्रेवन की वाइफ, क्योंकि ये टोस्ट किया जा रहा है वेस क्रेवन के नाम पर। और यही कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए फ्रेंचाइज महान है। एम्बर बेसमेंट में जाती है बियर लेने, और ये सीन रेफरेंस है ओरिजिनल का जिसमें टेटम गई थी और घोस्टफेस ने उसे मार दिया था, लेकिन इस बार वहां पहुंच जाती है मिंडी, और यहाँ होती है थोड़ी स्मार्ट बातचीत। मिंडी कहती है कि तुम्हें अकेले नहीं घूमना चाहिए जब एक मास्क पहना किलर खुला घूम रहा हो। एम्बर कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि किलर मैं नहीं हूँ, तो वो कहती है कि क्योंकि मैं किलर हूँ। ये सुनकर एम्बर सुन हो गई थी, लेकिन ये बस मजाक था या शायद नहीं था। इधर आईवी चैड को अकेले में लेकर जाना चाहती थी, लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि जो भी पार्टी से कटा वो सच में कट जाएगा, इसलिए सबके बीच रहना सेफ है। इस बात से गुस्सा होकर आईवी वहां से चली जाती है, लेकिन मिंडी इस बात से खुश थी क्योंकि चैड भी रूल्स मान रहा है। वो सब बैठकर स्टैप देखते हैं, जिसका एक नया सीन हमें दिखाया जाता है जो कि स्क्रीम के क्लाइमेक्स वाले सीन पर बेस्ड है, जब रैंडी सबको हॉरर मूवीज के रूल्स बता रहा था, और इनके लिए तो ये सीन काफी खास है क्योंकि रैंडी इनका अंकल था। बाई चैड को रिप्लाई नहीं दे रही, इसलिए वो बाहर जा रहा था उसे ढूंढने, लेकिन मिंडी उसे वार्न करती है कि अब तक वो मर गई होगी तभी रिप्लाई नहीं दे रही, जो कि मूवी के हिसाब से एकदम लॉजिकल बात है, लेकिन चैड फिर भी नहीं रुकता। तब वो उसे कोई वेपन साथ ले जाने के लिए कहती है, जो कि वो ले भी जाता है। तभी आईवी उसके पास अपनी लोकेशन भेजती है और वो भी खुश होता हुआ चल दिया था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास होता है कि ये तो कुछ गलत है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। या घोस्टफेस ने उसे भी स्टैब कर दिया, लेकिन वो बचकर निकल जाता है क्योंकि उसके हाथ में वेपन था। अब वो अपनी कार की तरफ भाग रहा था कि तभी घोस्टफेस उसे बुरी तरह गट कर देता है, और तभी वहां पर आ जाती है सैम की कार। इसे देखकर घोस्टफेस तो भाग गया, लेकिन वो चैड को नहीं देख पाए। वो तीनों सीधा अंदर जाते हैं, जहाँ टेरा को देखकर सभी खुश थे, और उनके आते ही एम्बर ने पार्टी ओवर कर दी। रिची उन सबको बताता है कि हमारे ऊपर अटैक हो चुका है और अब हम यहाँ पर हैं, यानी कि ये जगह एक मर्डर टारगेट बन सकती है, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल लो। सब चले गए, इसलिए मिंडी का भी बनता हुआ काम बिगड़ गया। रिची उससे बियर मांगता है तो वो कहती है कि बेसमेंट में जाकर ले लो, तब वो कहता है आई विल बी राइट बैक। और रैंडी ने बताया था कि ये लाइन नहीं कहनी चाहिए क्योंकि जो ये लाइन कहता है वो वापस आता नहीं। ओरिजिनल में ये लाइन स्टू ने कही थी। अचानक आईवी वहां पर टपक जाती है और उसने भी चैड को नहीं देखा। मिंडी को उस पर शक था, तो वो मिंडी को कहती है कि तुम एक्सपर्ट हो तो तुम्हें पता ही होगा कि एक्सपर्ट के साथ क्या होता है। ये कहकर वो चली गई। उधर सिडनी और गेल भी पीछे ही थे, तभी वो देखते हैं कि सैम तो रुक गई, और जहाँ वो रुकी है वो जगह खतरनाक है। वो जल्दी से सैम को फोन करके कहती है कि उस घर से निकल जाओ, क्योंकि वो घर है स्टू का जहाँ पर वुड्सबोरो मैसेकर हुआ था, यानी कि जहाँ पर बिली और स्टू ने सबको मारा था। सैम को यहाँ पर लाना पूरी तरह प्लान किया गया था। अंदर स्टैब में रैंडी हैलोवीन देखकर जेमी को कह रहा है कि पीछे देखो, किलर तुम्हारे पीछे है, जबकि किलर उसके भी पीछे है। और रैंडी को देखकर मिंडी कह रही है कि पीछे देखो, किलर तुम्हारे पीछे है, जबकि किलर इसके भी पीछे है। घोस्टफेस ने उसे स्टैब कर दिया, तभी शोर सुनकर वहां पर आ जाती है सैम, और उसने घोस्टफेस को भगा दिया। मिंडी बेहोश हो चुकी थी, तभी वहां पर आ जाते हैं एम्बर, टेरा और उनके बाद रिची भी। एम्बर को लग रहा था कि सैम ने ही मिंडी को स्टैब किया है, तभी वहां पर आ जाती है आईवी, जिसके हाथों पर खून लगा हुआ था। वो बताती है कि ये चैड का खून है जो उसे बाहर पड़ा मिला, और ऐसा ही सेम हुआ था कॉटन के साथ स्क्रीम 2 में। आईवी के ऊपर किलर का टैग लग गया था, लेकिन वो कह रही थी कि मैं किलर नहीं हूँ, तभी एम्बर गन निकाल कर उसे शूट कर देती है, बिल्कुल बिली की तरह, यानी कि यही किलर है। वो सब जान बचाकर भागते हैं। रिची और सैम पहुंच जाते हैं बेसमेंट में, और टेरा ऊपर रह गई। रिची सैम को ऊपर जाने से रोक रहा था, ये कहकर कि हमेशा 2 किलर्स होते हैं। ये बहुत ही कम टाइम में काफी कुछ सीख गया, लेकिन इसकी बात से सैम को इसी पर शक हो गया क्योंकि उसे नहीं लगता कि टेरा किलर है, जबकि हम जानते हैं कि सब कुछ पॉसिबल है। सैम ऊपर चली जाती है, तभी ये दोनों भी वहां पर पहुंच गई एक एक गन के साथ। एम्बर बाहर आती है इंजर्ड हालत में, लेकिन ये गलत लोगों के सामने एक्टिंग कर रही है। ये बात उसे भी पता थी, इसलिए वो सीधा गोली चला देती है, जो कि लग जाती है गेल के पेट में। सिडनी ने बैकफायरिंग करके उसे अंदर भगा दिया। गेल कहती है कि डुई के लिए इसे खत्म करो, उसके बाद ही हम यहाँ से निकलेंगे।
अंदर जाकर वो एम्बर को ढूंढ रही थी और ऊपर सैम को मिल जाती है टेरा क्लोसेट में बंधी हुई, जैसे कि सिडनी के डैड बंधे हुए थे फर्स्ट पार्ट में। उसे फ्री करते हुए सैम के मन में रुचि की बात आ जाती है कि कहीं टेरा एम्बर की शादी तो नहीं, क्योंकि यही ने यहाँ पर लेकर आई। ये सोचकर वो रुक गई थी। नीचे सिडनी के पास घोस्टफेस का फोन आता है और वो बताता है कि मैं एम्बर नहीं बल्कि सेकंड किलर हूँ, यानी कि इस बार भी 2 किलर है। सिडनी हर एक दरवाजे पर गोली चला रही थी क्योंकि वो कहीं भी छुपा हो सकता है, तभी एक गोली लग जाती है रिची को जो कि छुपा हुआ था। अब तो आपको कंफर्म हो ही गया होगा कि यही घोस्टफेस है, लेकिन तभी घोस्टफेस सिडनी पर अटैक कर देता है और वो उसे लेकर गिर जाती है नीचे। घोस्टफेस उसकी गन उठा रहा था, लेकिन उससे पहले गन उठा लेती है सैम। अब तो घोस्टफेस गया, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन तभी उसे स्टैब कर देता है रिची, क्योंकि वही दूसरा घोस्टफेस है। डुई का गैस एकदम सही था। जो लव इंटरेस्ट शुरुआत में आपसे लगाव दिखाता है, आखिर में वही आपको मारने आता है। टेरा का इनहेलर उसी के पास है। अब किलर्स तो हमें पता चल गए, अब हमें जानना है रीजन ये है कि ये दोनों स्टैब फ्रेंचाइज के बहुत बड़े वाले फैन हैं, लेकिन अभी आई स्टैब 8 ने फ्रेंचाइज को पूरी तरह बिगाड़ दिया, जो कि इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये दोनों ऑनलाइन मिले थे जैसे कि फैंस मिलते ही हैं, और वही इन्होंने फैसला किया था कि एक नई स्टैब मूवी का मटेरियल तैयार करेंगे, और यही वो कर रहे हैं। नई स्टैब मूवी इनके किए मैसेकर पर बेस्ड होगी, जो कि स्टैब फ्रेंचाइज में होता ही है, और इन्होंने एक अच्छी खासी स्टोरी लाइन रेडी करके दे दी है एक रिकॉल की, जिसमें किलर होगी सैम। इन सारे मर्डर्स का ब्लेम ये डालने वाले हैं सैम पर, और वो आराम से फंस जाएगी क्योंकि वो फेमस सीरियल किलर बिली लूमिस की बेटी है। स्टोरी ये होगी कि सिडनी ने इसके डैड को मारा था, इसलिए इसने ये सब किया ताकि सिडनी को वापस टाउन में लाया जा सके उसे मारने के लिए, और उसे मारने के बाद इसने खुद को भी मार लिया। अब आप कहोगे कि इन्हें कैसे पता कि बिली इसका डैड है, तो रिसर्च करने से सब कुछ पता चल जाता है। एम्बर कहते हैं कि स्टैब फ्रेंचाइज में कोई जेसन या माइकल नहीं है जो बार बार वापस आए, लेकिन ओरिजिनल साइको सीरियल किलर की बेटी परफेक्ट विलन है। ये घर भी एम्बर ने इसलिए लिया क्योंकि वो स्टैब की इतनी बड़ी फैन है। सब कुछ प्लान करने के बाद रिची ने सैम को फंसाया और धीरे धीरे इस पूरे प्लान को अंजाम दिया। ये लेगेसी कैरेक्टर्स को भी वापस लेकर आए, और एक को तो उन्होंने मार भी दिया ताकि इस रिक्वल की वैल्यू बढ़ जाए। इनफैक्ट ये जो मूवी हम देख रहे हैं, इसके मेकर्स ने भी यही किया। जैसा कि एम्बर कह रही है, जेमी ली कर्टिस के बिना हैलोवीन कैसी। अब यहाँ पूरी कहानी सॉर्ट आउट हो गई और आप मोटिव भी जान गए, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कौन करता है। फैंस इतने पागल थोड़े ना होते हैं, लेकिन ये कड़वा सच है। टॉक्सिक फैंडम से हर एक फ्रेंचाइज परेशान है। फ्रेंचाइज में जरा भी चेंज होता है तो उनका बुरा हाल हो जाता है। आई मीन एग्जांपल ज्यादा दूर नहीं, अभी रिलीज हुई टेक्सास चेनसॉ मैसेकर को ही देख लो, और अगर बाय चांस आप बैटमैन फैन हो तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं। ये मूवी टॉक्सिक फैंडम को अच्छे से मॉक कर रही है, क्योंकि इसे पहले ही पता था कि इसके ऊपर भी वार होगा, क्योंकि इन्होंने डुई को मार दिया। ज्यादातर फैन समझ जाएंगे कि ये जरूरी गुड बाय था, लेकिन टॉक्सिक फैंडम नहीं समझेगी, और मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी। टॉक्सिक फैंस ने इस मूवी को गालियां देना शुरू कर दिया, जिस वजह से बहुत ही अच्छे से इसका पॉइंट प्रूव हो गया। इसके बाद ये मूवी और ज्यादा सेंस बनाने लगी। अगर आप नहीं समझे तो जरा टेक्सास चेनसॉ मैसेकर के रिव्यू पढ़ो। फिर वापस आते हैं स्टोरी पर। सिडनी होशियारी कर रही थी, तभी एम्बर उसे स्टैब कर देती है। अब ये इन सबको मार देंगे, यहाँ तक कि सिडनी को भी। गेल को वो अंदर ले आए और अब एम्बर जाती है टेरा को लेने, लेकिन वो उसे नहीं मिलती क्योंकि सैम ने उसे फ्री कर दिया था। जितना ही खुद को स्मार्ट समझता है, शायद उतना है नहीं। टेरा एम्बर पर अटैक करके उसे बिछा देती है। मौका देखकर सैम भी बचकर निकल गई, लेकिन एम्बर ने टेरा को चित कर दिया। अब वो सैम के पीछे जा रही थी, लेकिन सिडनी और गेल दोनों उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ वो बन जाती है बेचारी। लेकिन ये बस दिखावा था। वो फिर से अपनी असलियत पर उतर आई। तब गेल उसे काबू करके उसी की गन उस पर तान देती है और वो फिर से बेचारी बन गई, लेकिन अब ये तरकीब काम नहीं करेगी। गेल उसे 3 बार शूट करती है और वो सीधा गिर जाती है जलते हुए गैस पर, जिससे वो भी जिंदा जल गई। ऐसा इनका कैरेक्टर था वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड में, और उसमें भी इनका फेट कुछ ऐसा ही हुआ था। उधर खून के निशानों का पीछा करते हुए रिची पहुंच चुका था सैम तक, लेकिन वो उसकी एंडिंग खराब करके रहेगी। क्या रिची ने उसे काबू कर लिया। वो उसे जान से मारने वाला था कि तभी उसके हाथ लग जाता है एक नाइफ, जिससे वो रिची को इतनी बार स्टैब करती है कि गिनना मुश्किल हो जाए। उसने साबित कर दिया कि वो बिली की ही बेटी है। उसने रिची का खेल खत्म कर दिया और उस बेचारे की मूवी भी बिगाड़ दी। वो दोनों भी वहां पर आ जाती हैं और सिडनी सैम को बताती है कि किलर हमेशा दोबारा वापस आता है। तब सैम उसे 3 बार शूट कर देती है, लेकिन ये इस फ्रेंचाइज की परंपरा है, इसलिए रिची की जगह वापस आती है एम्बर। तब उसके सर में गोली मारते हैं टेरा और कहते हैं कि अभी मुझे बाबाडुक पसंद है। या फाइनली क्लाइमेक्स एंड हो गया। मिंडी भी जिंदा बच गई और साथ में चैड भी, जैसे डुई और रैंडी बचे थे फर्स्ट पार्ट में। सैम गेल और सिडनी को थैंक्स बोलती है और अब ये भागेगी नहीं। गेल कहते हैं कि वो समझ गई है उसकी अगली बुक किस बारे में होगी। अगर आप सोच रहे हो कि वो इस मैसेकर के बारे में लिखेगी तो आप गलत हो। वो कहते हैं कि मैन किलर्स को फेमस नहीं करने वाली, और ये रियल लाइफ में भी बहुत बड़ी डिबेट है कि रियल किलर्स को कवरेज मिलनी चाहिए या नहीं। खैर गेल लिखेगी डुई के बारे में। सैम को अब भी उसका डैड दिखाई दे रहा है, लेकिन अब वो प्राउड है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है, सेम उसी तरह जैसे ओरिजिनल मूवी हुई थी। इवन जगह भी सेम है। आखिर में लिखा आता है फॉर वेस, और घोस्टफेस भी हम देखते हैं जो कि सर झुकाकर नाइफ से खून साफ कर रहा है। ये भी ट्रिब्यूट दे रहा है वेस क्रेवन को, क्योंकि ये उन्हीं की क्रिएशन है जो कि हमेशा उन्हें अमर रखेगी। यहाँ पर फाइनली ये मूवी एंड हुई।
इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। एक बिट भी इसने स्टैंडर्ड गिरने नहीं दिया, बल्कि पिछले कुछ पार्ट से बेहतर है। जब हमें लगता है कि स्क्रीम क्या ही नया दिखा पाएगी, तभी हमें गलत साबित करती है, और यही स्टार्टिंग से इसका काम है जिसमें अब तक फेल नहीं हुई। तभी इसकी एक लॉयल फैन बेस है, और चाहे कितने भी साल बीत जाएं, लोग कितना ही ऊब जाएं स्लैशर से, लेकिन जब भी कोई स्क्रीम मूवी आती है वो गेम चेंज कर डालती है, तभी इसे कहते हैं गेम चेंजर। अब इसके बाद देखिए कितनी ही पुरानी फ्रेंचाइज रिवाइव होंगी। इस साल के स्टार्टिंग में ये मूवी आई है, फिर भी इस साल की बेस्ट हॉरर मूवी रहेगी। इसके जितना जोर और कोई फ्रेंचाइज दे ही नहीं सकती लिखाई में। ये भी एक तरह से सिटीजन जी है। आपको बता दूं कि अगला पार्ट अनाउंस हो चुका है और समर में उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी हम एक नया घोस्टफेस देखेंगे जो कि कोई भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे कैरेक्टर्स हमने इसमें देखे नहीं, जैसे कि सैम और टेरा की मॉम, मिंडी और चैड का डैड, किर्बी, विंस की मॉम जो कि स्टू की बहन है, और स्टू तो है ही। स्टू का कैमियो रह गया, लेकिन अगर नेक्स्ट पार्ट में वो घोस्टफेस बनकर आया तो तहलका मच जाएगा, क्योंकि उसके पास परफेक्ट मोटिवेशन है। लेकिन अब आप तैयार रहना, क्या पता नेक्स्ट पार्ट में गेल मर जाए और सिडनी भी, क्योंकि यही रूल है। और क्या पता सैम ही पलट जाए, क्योंकि उसे अब भी उसका डैड दिखाई दे रहा है, या फिर टेरा ही घोस्टफेस बन जाए, क्योंकि उसके साथ कुछ भी सही नहीं हुआ। नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहना, देखते हैं उसमें किस तरह की स्मार्ट राइटिंग होगी। तो बात करते हैं ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। 24 मिलियन के बजट में अब तक ये कमा चुकी है $135 मिलियन। $30 मिलियन का डेब्यू करके इसने स्पाइडरमैन नो वे होम को पीछे किया था। अब तक 2022 की ये 5वीं सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म है। पिछले चारों पार्ट्स की तरह इसमें भी घोस्टफेस की आवाज दी है रोजर एल जैक्सन ने। ये रिलीज हुई 14 जनवरी 2022 को, ओरिजिनल मूवी के 25 साल और 25 दिन बाद। डायरेक्टर स्क्रीम फ्रेंचाइज के बहुत बड़े फैन हैं। ये मूवी बनाना उनके लिए दुनिया जीतने के बराबर है। स्क्रीम और वेस क्रेवन से इंस्पायर होकर ही वो हॉरर मूवीज बनाने लगे थे। वो चाहते थे कि समारा वीविंग इस फिल्म में लीड रोल में हो, लेकिन उनका शेड्यूल खाली नहीं था। सिडनी की लाइन ऑफ कोर्स आई हैव अ गन नेव कैम्बेल का ही आइडिया था। नेव इस फ्रेंचाइज में वापस नहीं आने वाली थी, क्योंकि वेस क्रेवन अब नहीं है, लेकिन डायरेक्टर्स ने उन्हें एक लेटर भेजा, तब जाकर वो राजी हुई। लेटर में उन्होंने बताया था कि वो वेस क्रेवन के कितने बड़े फैन हैं। 2019 में इस फ्रेंचाइज के राइट्स खरीद लिए थे स्पाई ग्लास मीडिया ने। ये वही कंपनी है जो हेलरेजर का रीबूट बना रही है, और पहले ये रूमर आ रहे थे कि ब्लम हाउस ने इसके राइट्स खरीद लिए, लेकिन जब ये मूवी अनाउंस हुई तो वो सारी बातें फेक साबित हो गई। स्क्रीम के साथ साथ अब इनके पास स्केरी मूवी और चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न के राइट्स भी हैं, तो क्या पता फ्यूचर में हम एक नई स्केरी मूवी देखें जो इसका स्पूफ हो। 2020 की हैलोवीन की रात में पूरी कास्ट ने एक साथ बैठकर ओरिजिनल मूवी देखी थी। आप आज भी उसे देखो तो उसका अलग ही फील है। इस मूवी की एंडिंग को पूरी तरह सीक्रेट रखा गया था। स्क्रीम 2 के साथ क्या हुआ था वो तो आप जानते हो। वेस यानी कि डिलन मिनट का जन्म पहली स्क्रीम रिलीज होने के 9 दिन बाद हुआ था। मूवी में बताया गया कि सिडनी और मार्क की शादी हो गई, लेकिन ये बात नेव कैम्बेल को अभी हाल ही में समझ आई है, मूवी रिलीज हो जाने के बाद। डायलॉग बोलते हुए भी उन्हें ये बात समझ नहीं आई थी। ये तो हम फैंस हैं जो पकड़ लेते हैं। खैर, नेव पैट्रिक की बहन का रोल भी कर चुकी हैं ग्रेस एनाटमी में। ये रिलीज हुई स्क्रीम 4 के 11 साल बाद, जो कि रिलीज हुई थी स्क्रीम 3 के 11 साल बाद। मार्था यानी कि हेदर मेटराजो ने मिंडी और चैड की मॉम का रोल किया, जबकि रियल लाइफ में वो जैस्मिन से सिर्फ 12 साल बड़ी हैं और मेसन से 14 साल। पहले इसमें किर्बी का कैमियो थोड़ा बड़ा होता। यूट्यूब वीडियो में रायन जॉनसन किर्बी को कास्ट करने की बात करते स्टेप 8 में, लेकिन ये नहीं हो पाया। नेव ने बताया था कि अगर नेक्स्ट पार्ट की स्टोरी अच्छी होगी तभी नेव वापस आएंगी, और एक चीज जो वो नहीं देखना चाहती वो है सिडनी की डेथ। ड्यूई की डेथ भी एक बहुत बड़ा सदमा है फैंस के लिए। कई फैंस इससे नाराज हैं, और नेव, कॉर्टनी और डेविड खुद चाहते थे कि ड्यूई ना मरे। उन्होंने डायरेक्टर से बात भी की थी इस बारे में, लेकिन उनका कहना था कि ड्यूई का मरना जरूरी है, इससे मूवी और स्पेशल हो जाएगी। डेविड खुद इस फैसले से काफी निराश थे। ओरिजिनली ड्यूई पहली फिल्म में ही मरने वाला था, लेकिन उसे जिंदा रखा गया। सेम इसी तरह जूडी, वो भी स्क्रीम 4 में ही मर जाती, लेकिन उसे भी जिंदा रखा गया। लेकिन दोनों का फेट इस मूवी ने तय कर दिया। एक प्रमोशनल वीडियो में इसका टाइटल था स्क्रीम रिटर्न टू वुड्सबोरो, जो कि स्टेप 3 का भी सब टाइटल था। इसका वर्किंग टाइटल था पार्कसाइड अल्फा। काइल गैलनर, जैक क्वेड, डेविड आर्केट और कॉर्टनी कॉक्स पहले जस्ट बिफोर आई गो में नजर आए थे। पेंडेमिक की वजह से ये मूवी 2021 के बजाय 2022 में रिलीज हुई। वैसे 2021 में ही बेस्ड है। 31 साल की मेलिसा बरेरा ने रोल किया है 23 साल की सैम का। इस फ्रेंचाइज की ये तीसरी फिल्म है जो वुड्सबोरो में बेस्ड है। पहली दो हैं स्क्रीम और स्क्रीम 4। फिल्म में वुड्सबोरो हाई को सिर्फ बाहर से दिखाया गया, फर्स्ट और फोर्थ फिल्म में अंदर से दिखाया गया था। काइल गैलनर और नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट के रीमेक में भी थे, जो कि 2010 में आया था। ओरिजिनल मूवी वेस क्रेवन ने 1984 में बनाई थी। उसके 12 साल बाद वेस ने स्क्रीम बनाई। इत्तेफाक से उस रीमेक और इस मूवी में काइल के अपीयरेंस में भी 12 साल का गैप है। ये फ्रेंच मॉडल सोनिया बेन एमर की पहली फिल्म है, हालांकि फ्रांस में वो काफी पॉपुलर हैं। दूसरी स्क्रीम मूवी जिसमें रैंडी नहीं है। इससे पहले डेविड आर्केट और जेना ऑर्टेगा ने एक साथ काम किया था सेविंग फ्लोरा में। पूरी फ्रेंचाइज में ये पहली फिल्म है जिसका म्यूजिक मार्को बेल्ट्रामी ने नहीं दिया। स्क्रीम 4 में एक सीन है जिसमें जिल और किर्बी शॉन ऑफ द डेड देखते हैं, जिसमें लीड एक्टर है साइमन पैग, जो कि जैक क्वेड के फादर थे द बॉयज में। डिलन मिनट ने मीडियम में काम किया है डेविड आर्केट की बहन पेट्रिशा के साथ। मेसन गुडिंग के फादर कुबा गुडिंग जूनियर चिल फैक्टर में थे, जिसमें स्केट अल्ड्रिच भी थे। ये पहली स्क्रीम मूवी है जिसमें पहला विक्टिम बचा भी और पूरी मूवी तक टिका भी। पहली स्क्रीम मूवी जिसमें किलर्स के पास सिडनी के खिलाफ कोई मोटिव नहीं था।
बस का शावर सीन एक सब वर्जन है जो हॉरर में काफी यूज होता है, लेकिन उनमें नहाने वाली फीमेल होती है और किलर होता है मेल, लेकिन इसमें उल्टा था। इस फ्रेंचाइज की ये पहली मूवी है जिसमें शेरिफ का मर्डर हुआ, पहली स्क्रीम मूवी जिसमें ओपनिंग मर्डर नहीं है। पिछले गोस्ट फेसेस की तरह इसमें रिची और एम्बर आपस में नहीं लड़े। एम्बर अकेली बेसमेंट में जाती है ये जानते हुए भी कि किलर खुला घूम रहा है, और रिची कहता है आई विल बी राइट बैक, दोनों स्टू की तरह। यह हिंट था कि दोनों ही किलर्स हैं। डू ने किलर को पहले गैस कर लिया था, बिल्कुल रैंडी की तरह, क्योंकि रैंडी ने उसे सारे रूल्स सिखाए थे। इसका एक पोस्टर आया था जिसमें लिखा था कि किलर इज ऑन द पोस्टर, जो कि ऑफ कोर्स घोस्टफेस था ही। लोगों ने इसे मजाक लिया जबकि दोनों किलर्स पोस्टर में मौजूद थे। स्क्रीम और स्क्रीम 4 के बाद पोस्टर में किलर को फीचर करने वाली ये तीसरी फिल्म है। अभी तक सिडनी और गेल ऐसे दो कैरेक्टर्स हैं जो 5 फिल्म्स में बच गए। पहली स्क्रीम मूवी जिसमें सभी डेथ्स या तो नाइफ से हुई या फिर गन से। स्क्रीम की प्रमोशन में ड्रू बैरीमोर को ऐसे दिखाया गया था जैसे वो मेन एक्ट्रेस हैं, जबकि वो तो शुरू में ही मर जाती है। इस फिल्म में जाना के साथ उल्टा हुआ। जाना को ट्रेलर में देखकर सबने यही सोचा कि वो स्टार्टिंग में ही मर जाएंगी, लेकिन वो तो मेन कैरेक्टर निकली। डेविड आर्केट ने अपना डेथ सीन खुद ही शूट किया बिना किसी स्टंट डबल के। इस फ्रेंचाइज की दूसरी मूवी है जिसमें घोस्टफेस ने सिर्फ एक ही बार सिडनी को कॉल की, पहले स्क्रीम 2। पहले चैड मरने वाला था लेकिन राइटर्स ने उसे बचा लिया, यानी कि आगे जाकर वो भी मेन बन जाएगा। इस फ्रेंचाइज की तीसरी मूवी है जिसमें पहली किलिंग एक मेल विक्टिम है, स्क्रीम और स्क्रीम 2 के बाद। स्क्रीम 2 और 4 के बाद ये तीसरी मूवी है जिसमें मेल और फीमेल किलर्स डुओ था। आमतौर पर हॉरर मूवीज में किलर्स को मेंटल इलनेस होती है, लेकिन इसमें वो भी उल्टा था। इसमें मेन कैरेक्टर सैम मेंटली डिस्टर्ब थी। एम्बर चौथी घोस्टफेस है जो सर में गोली खाने से मरी। सेकंड फिल्म जिसमें घोस्टफेस ने हॉस्पिटल में अटैक किया, पहले स्क्रीम 4, और वो हॉस्पिटल वाला सीन रेफरेंस है हेलोवीन 2 का, उसमें माइकल ने सेम किया था। इसका बॉडी काउंट है 9। इधर ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और कमेंट आपने ऑलरेडी कर दिया है। अगर आपका गैस सही निकला तो बधाई हो, आप एक अच्छे खासे स्क्रीम फैन बन चुके हो। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन अगली माइकल माइस की तरह आपके पीछे पड़ी रहे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। सिटीजन सी एक्स्ट्रा पर मैंने इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन किया था और उसमें काफ़ी कुछ मैंने प्रेडिक्ट किया था। ये मैं हर एक मेन मूवी के लिए करता हूँ, तो मेक श्योर आप वहाँ भी सब्सक्राइब कर लो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।